Hello, people. This is CS Muskan Gupta, and welcome to a very important session of CA Foundation Business Law. यार आज का ये सेशन और आज का ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट और आज के आप इस लेक्चर में क्या सीखोगे ये हम आपको फटाफट से बता देते हैं. एनीबडी जिसने अभी फाउंडेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया है या जो फाउंडेशन देने की सोच रहा है या जिसको सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है या जिसको बिजनेस लॉ से डर लगता है, आज का ये सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए है. क्योंकि आज के सेशन में आई विल टेल यू कि बिजनेस लॉज एज अ सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस लॉज में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे बिजनेस लॉज को आप स्ट्रेटेजाइज करो, एंड एक छोटू सा प्यारा सा टॉपिक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ताकि यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस लॉ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर कायदे से और प्यार से पढ़ा जाए तो सब्जेक्ट कैन बी मेड रियली इजी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं. गाइस, दिस इज सीएस मुस्कान गुप्ता. भाई, आई हैव कंप्लीटेड लॉ फ्रॉम आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे. So I am an advocate, a lawyer and a company secretary with all India rank 15 in CS Foundation. मैम, आप ये सब कुछ हम लोगों को क्यों बता रहे हो? इससे हमारा क्या फायदा? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आज जिस सब्जेक्ट का लेक्चर देख रहे हैं दैट इज बिजनेस लॉ, ये लॉज मैंने पढ़े हैं, जिए हैं और बहुत डिटेल में समझे हैं. दिस इज वन सब्जेक्ट दैट एज अ लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी मैंने बहुत डिटेल में समझ के सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा है, विच इज वाई ये सब्जेक्ट व्हेन यू स्टडी फ्रॉम मी बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड. क्योंकि ना ही सिर्फ अपन लोग पढ़ेंगे पर इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कैसे करना है, आसान कैसे करना है और फाउंडेशन में क्लियर नहीं अच्छे नंबर से क्लियर कैसे करना है, ये अपन लोग क्लास में करने वाले हैं. एंड बिकॉज आई एम अ लॉयर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, तो माय स्किल सेट आई विल मेक श्योर कि आपके बहुत ज्यादा काम आए जब आप इस सब्जेक्ट को, बिजनेस लॉ को स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं. अच्छा, फाउंडेशन में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, राइट? अगर किसी को ये मालूम है बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है क्विकली आई टेल यू. सबसे पहला आपका अकाउंट्स है, देन आपका मैथ्स है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू हैव इकोनॉमिक्स एंड देन यू हैव बिजनेस लॉ, राइट? इसमें से ये जो आपका बिजनेस लॉ का पेपर है जिसकी चर्चा अपन अभी कर रहे हैं, इट्स अ रिटन पेपर. ठीक है, अब कुछ बातें जो इसके पहले आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, पहली बात, बिजनेस लॉ एज अ सब्जेक्ट आपने कभी भी ना तो क्लास 11th में पढ़ा और ना ही क्लास 12th में पढ़ा. मैम ऐसा क्यों? कानून व्यवस्था तो ऐसी चीज है जो बेर मिनिमम सबको पता होनी चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल पता होनी चाहिए, है ना, कि आसपास में कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं बिल्कुल पता होना चाहिए. पर ऐसा कुछ भी आपने क्लास 11th या 12th में नहीं पढ़ा है. तो दिस सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू. ठीक है, आप सीए फाउंडेशन में ये एक सब्जेक्ट एकदम नया पढ़ते हैं. मैम ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? देखो, अकाउंट्स आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने अपने जीवन में पढ़ा है, पर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, राइट? ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ रिटन पेपर. मैम रिटन पेपर मतलब क्या? जैसे इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एमसीक्यू पेपर है. एमसीक्यू पेपर का मतलब होता है कि एक सवाल 4 ऑप्शंस आपने सॉल्व करके टिक करना है, पर बिजनेस लॉस के केस में ऐसा नहीं है. ये रिटन पेपर है, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू एनालाइज दैट एंड देन यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन. तो बहुत बार आप कुछ लोगों से शायद ये सुनेंगे कि बिजनेस लॉ बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ऐसा है नहीं. सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि दिस इज द न्यू सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग. आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, प्लस एक रिटन पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डर बनता है. बट ट्रस्ट मी, इस पूरे सर्कल में, पूरे बैच में जब आप बिजनेस लॉ मुझसे पढ़ रहे होगे, आई विल मेक श्योर वन, आप सिर्फ रटोगे नहीं, आप याद नहीं करोगे, आप चीजों को समझोगे. एक्स वाई जेड एनी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने दो, ट्रस्ट मी, अपन बिजनेस लॉज को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली समझते हुए कि एनी एक्स वाई जेड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, you will be absolutely prepared for that. And third, rectification या पेपर लिखना will not be a problem for you because I understand this subject is new. पर ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, मेरे लिए नहीं. तो आई विल मेक श्योर कि सब्जेक्ट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचे. एंड बिकॉज इट्स अ रिटन पेपर, वी विल मेक श्योर कि बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपन क्लास में ही करेंगे. ठीक है, अच्छा, ये सब्जेक्ट में आप पढ़ते क्या हो?
मैम क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, हमने ऐसा सब्जेक्ट कभी नहीं सुना। क्या आप फटाफट से मुझे बता दोगे कि हम लोग बिजनेस लॉ में पढ़ते क्या है? बिल्कुल। और हम आपको ये भी बता देंगे कि बिजनेस लॉज में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि कोई भी बच्चा जो इस लेक्चर को या सेशन को देख रहा है उसका भला और फायदा होना ही चाहिए। सो इवन इफ इसके बाद आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट भी हो, बेटा ये सेशन को एंड तक देखना, एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस बिजनेस लॉ एज अ सब्जेक्ट विल बी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू बाय जस्ट वन लेक्चर। ये एक लेक्चर को देख के ही आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। एज आई सेड, पहले आई टेल यू कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ता है, देन आई टेल यू कैसे पढ़ना पड़ता है, फिर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाउ डू वी स्टडी, हाउ डू वी अप्रोच दिस सब्जेक्ट, एंड देन आई टेल यू कि किन किन बातों का ध्यान रखना ताकि सब्जेक्ट आप आसानी से क्लियर कर पाओ। अगेन आई एम सेइंग दिस, इट्स अ मिथ। एनीबडी हु सेज कि बिजनेस लॉ डिफिकल्ट है, नहीं, नया सब्जेक्ट है, यस, अप्रोच अलग है, यस, पढ़ने का तरीका अलग है, यस, पर अगर पहले दिन से सिंसियरली और सही गाइडेंस में पढ़ा जाए, सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला सब्जेक्ट है। तो फटाफट से एक बात देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर अपने को पढ़ना है। ठीक है, पहली बात, ये सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जस्ट 7 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, टोटल आपको इस सब्जेक्ट में 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं, क्योंकि आप बिजनेस लॉज पढ़ रहे हो, जो रोजमर्रे के बिजनेस में काम आता है वो लॉज आप, तो यहाँ पे आपको सारे कानून व्यवस्था नहीं पढ़ाई जा रही है, बिजनेस में आपके जो लॉज काम आते हैं वो आपको लॉज यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आपका होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां पर आप कानून के बेसिक्स पढ़ते हो। मैम कानून के बेसिक्स मतलब आप यहाँ पर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, आप कोर्ट की हायरार्की पढ़ोगे। मैम हायरार्की मतलब अगर आपने पहली बार केस कहीं पर फाइल करना है तो आप कहाँ फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर मैम हमें अच्छा नहीं लगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट के पास। मैम पर हाई कोर्ट भी हमको नहीं जमा, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास तक आप जा सकते हो। ये सारी हायरार्की आप यहाँ पर पढ़ते हो। देन इतनी सारी अथॉरिटीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आरबीआई के बारे में तो आपने सुना ही है, पर और आगे जब आप जाओगे, अभी आप फाउंडेशन में हो, पर जब आप इंटर में जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अथॉरिटीज के बारे में पता चलेगा, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज है जिनके बारे में, मतलब इन शॉर्ट लॉ के बेसिक्स आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, अब अगर कोई सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी है तो ध्यान से ये बात समझना, इस चैप्टर का पेपर में वेटेज 6 नंबर का होता है, यानी कि एक सवाल 6 नंबर का इस चैप्टर से आता है, और उसकी क्लास में ही इतनी तगड़ी तरीके से अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप प्रिपेयर्ड हो, मतलब आपको पता होगा कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल आना है और कैसे उसको अप्रोच करना है। इट विल बी सिंप्लीफाइड फॉर यू। ठीक है, अब इन सातों चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब पूरे फाउंडेशन के अंदर, पूरे बिजनेस लॉज के अंदर एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये एग्जाम में अकेला 30 नंबर का वेटेज लेके रहता है। तो बच्चे गलती कहां पर करते हैं कि सब पढ़ लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैम बहुत बड़ा है, इनको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहली गलती, अगेन एज आई सेड, कोई भी बच्चा जो ये सेशन को एंड तक देख रहा है आपको समझ में आ जाएगा, पहली गलती जो आपने नहीं करनी है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन लोग पढ़ेंगे, एंड क्लास में अगर अपन मिले तो आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। मैम कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये एक बार नजर दौड़ा लो। तो भाई ये कुछ हैंड रिटन नोट्स है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लास में भी बनवाएंगे, एंड देयर इज चार्ट बुक एज वेल, ताकि इस तरीके के जो टॉपिक्स आपके लिए हैं ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट विल टेक केयर इन द क्लास, बट ध्यान रहे कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें टोटल 9 यूनिट्स है, और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि सिर्फ 30 नंबर यही एक चैप्टर आपका लेकर बैठता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, जो अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज लेके पेपर में बैठे हैं। मैम ये आप पहले लेक्चर में पहले दिन पे क्यों बता रहे हो, क्योंकि समझो अगर अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आपकी बिल्डिंग
तगड़ी ही बनेगी। अगर आपको पहले दिन से पता है कि मैम ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर पाओगे, प्लान कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, फॉर फाउंडेशन बिजनेस लॉ इतने की ही जरूरत है। इफ यू प्लान इट प्रॉपरली, प्रायोरिटाइज योर स्टडी कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किसको नहीं देना है, किसका वेटेज क्या है, उस डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बट होल्ड ऑन, अभी सब्र रखना, क्योंकि इसके बाद अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका आता है कंपनीज एक्ट 2013, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। और आज इसी का एक छोटू सा टॉपिक अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी वेटेज अराउंड पेपर में 15 नंबर का है। फिर आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये पेपर में अराउंड 6 मार्क्स लेके बैठा है। एंड देन लास्ट आपका आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो अराउंड 15 मार्क्स लेके बैठा है। ठीक है, अब इनको कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये हमने आपको बता दिया। सबसे पहला प्रायोरिटी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देना है। पर बेटा, अगर आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ोगे नहीं, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट, बाकी जब अपन लोग लेक्चर में मिलेंगे तो अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डिवाइड करना है। पर ये मार्क्स वेटेज हमने आपको पहले मोमेंट इसलिए बता दिया क्योंकि अपन जब भी किसी भी बैच में, किसी भी लेक्चर में मिलेंगे, आई बिलीव माई स्टूडेंट शुड बी वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि इसी प्रायोरिटी में अपन प्रिपेयर करेंगे, ताकि पेपर जो भ्रम है कि बिजनेस लॉ डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ हो ही ना, और आप कन्वीनियंटली और आराम से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर। ठीक है, डन। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आता है, मैम हाउ डू वी स्टडी एंड सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इस सवाल पे आने के पहले हम इस सब्जेक्ट को पढ़े कैसे, हम इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कैसे करें, हम किन बातों का ध्यान पहले से रखें, इस सवाल का जवाब हम आपको बिल्कुल देंगे। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे। I'll teach you a topic, I'll teach you a concept, and then I will tell you how do you simplify. आप पढ़ो कैसे, आप कैसे पढ़ो, आप कैसे टॉपिक को सिंप्लीफाई करो, ताकि एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पर बिजनेस लॉ इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड एज आई सेड, बिजनेस लॉ प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर हमने आपको जितना बोला उतना आपने कर लिया, तो इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अच्छा, पहले अपन एक टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक हम आपको इन हैंड रिटन नोट से समझा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट बहुत सिंप्लीफाई करा जा सकता है। राइट, सो ड्यूरिंग द लेक्चर you will get a main book, right? You will get these handwritten notes, you will get a chart book जिसमें आपका पूरा चैप्टर सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके साथ मैम आंसर राइटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई हैव मेड अ सेपरेट बुक कॉल्ड एज MRP। तो बेटा, सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए बिजनेस लॉज में आपने 3 बातों का ध्यान देना है, MTP, RTP और PYQ। तो चैप्टर वाइज आपके MTP, RTP और PYQ निकाल के आई हैव कंपाइल्ड वन बुक, ताकि मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यही किताब, इसी किताब की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपन करते हैं थ्रू आउट द बैच। तो कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है, मेक श्योर कि आप MTP, RTP और PYQ, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बार बार के पेपर को सॉल्व करके जाओ, क्योंकि अगर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने करी है तो यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन द लेक्चर। ठीक है, कैसे करते हैं, अच्छा, अगर आप लेक्चर में बैठे हैं, कैसे टॉपिक को अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, आइए देखते हैं। उसके लिए आई हैव टेकन माय फेवरेट टॉपिक, एंड ये टॉपिक लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं एसपी में या ओसी में 11th में और 12th में आपने कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में सुना है। ठीक है, तो इसीलिए आज अपन एकदम बेसिक से आसान से टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक आसान टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट। देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कंपनीज एक्ट हैपेंस टू बी वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टॉपिक, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। प्लस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, आर्टिकलशिप करने जाओगे, यू विल रिलेट अलॉट, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, व्हेन वी विल स्टडी इन क्लास, अपन नॉर्मल पढ़ाई नहीं करेंगे, अपन पूरी दुनिया समझते हुए पढ़ाई करेंगे, पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, ताकि यू आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड। राइट, अच्छा, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट, यानी कि आपके चैप्टर 6 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी। इस टॉपिक के बारे में बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं एसपी या ओसी में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आपने वहां पर याद है, बढ़िया,
नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज ये टॉपिक इतना प्यारी तरीके से अपन लोग पढ़ के खत्म करेंगे दैट इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जब कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मैम इनकॉर्पोरेट होती है मतलब, इनकॉर्पोरेट होती है मतलब जब कंपनी बनती है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर्स धीरे 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 करके हम आपको इस शब्दों से एकदम अकस्टम करा देंगे कि इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल टेंडेंसी में आप क्या बोलोगे, कंपनी बनती है, पर लीगल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ऐसा शिफ्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली व्हेन यू डू दैट, बिजनेस लॉस आपके दुनिया का, जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है एंड द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो अगेन भारत में जब भी कोई कंपनी बनी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग रिलायंस का। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन रिलायंस का, या एक एग्जाम्पल ले लेते लेट्स से एक XYZ कंपनी का। ठीक है, अगर मुझे एक कंपनी बनानी है दैट इज XYZ, ठीक है, मैंने मेरी कंपनी का नाम रखा XYZ, तो कंपनी कैसे बनती है, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू ROC। मैम ROC कौन होता है, ROC कंपनीज एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है जिसको काम ही क्या दिया गया है, कंपनी बनाने का, कंपनी को देखने का, कंपनी को मॉनिटर करने का। तो अगर आज 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 मुझे मान लीजिए मैं एक पार्टनरशिप रन कर रही हूँ, X Y और Z, ये 3 पार्टनर्स हैं, पर पार्टनरशिप का बेटा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कभी भी कोई भी लाइबिलिटी आई तो X Y एंड Z तीनों पर्सनली लाइबल होंगे, हाँ या ना। तुम सोच के देखो, अगर आप एक पार्टनरशिप में हो, कल को अगर पार्टनरशिप में कोई भी नुकसान होता है तो यू विल बी पर्सनली लाइबल फॉर द लॉस, यानी कि आपके एसेट्स, आपका जितना भी बिलोंगिंग्स है वो बिक सकता है टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। ठीक है, मुझे इतना रिस्क धंधे में नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दिस मच अमाउंट ऑफ रिस्क। तो मैंने क्या करा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस ऑल्सो बट मुझे इतना रिस्क भी बेयर नहीं करना है, तो मैं क्या करूं, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं काम करती हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ही चेंज कर देती हूँ। अभी वी आर अ पार्टनरशिप, तो हमारी पर्सनल लाइबिलिटी है, हम एक काम करते हैं, हम तीनों मिलके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसका नाम रख देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका भी बड़ा प्यारा रोल है, एकदम चुम्मा रोल है, फटाफट हम आपको समझाएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट बिफोर दैट, तो X Y और Z ये 3 पार्टनर्स थे, इन्होंने डिसाइड करा कि यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है, रिस्क बहुत ज्यादा है, आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, मुझे बिजनेस भी करना है पर मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों लोग मिलके एक कंपनी बना देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड। पर सवाल ये कि कंपनी बनेगी कैसे और कंपनी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्योंकि कंपनी का एडवांटेज होता है कि जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स की उतनी ही लाइबिलिटी है जितने शेयर उन्होंने खरीदे हैं। अब दिस इज समथिंग जो डिटेल में अपन थोड़ा बाद में जाके समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि अगर मुझे कंपनी बनाना है तो वो होगा कैसे। ठीक है, तो ये सिनेरियो अपन ने समझ लिया, 3 पार्टनर्स थे X Y और Z, दे डिसाइडेड कि हमको कंपनी बनाना है, तो ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे हमारी अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी कौन है, ROC, दैट इज बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए आप इसको रजिस्ट्रार बोल सकते हो। देखना कितनी स्मूथली और कन्वीनियंटली अपन अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो X Y और Z ये 3 लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी, किसके पास, ROC के पास। अब जब आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट करोगे। क्या क्या सबमिट करोगे भाई, आप सबमिट करते हो MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन आप सबमिट करते हो AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड मेनी मोर डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशंस है जो आपको सबमिट करना पड़ता है, जो इसी चैप्टर में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस रजिस्ट्रार के पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने ताकि मैं कंपनी बना पाऊं, ये अपन लोग डिटेल में आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन बस ये समझ रहे हैं कि कंपनी बनेगी कैसे, उसका एडवांटेज क्या होगा। तो जैसे ही आप ROC के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे, ROC आपकी पूरी डिटेल वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर कर देगा। मुबारक हो, जैसे ही ROC एक जैसे ही ROC रजिस्टर करता है, वैसे ही
कंपनी को मिल जाता है एक CIN, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अपन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या मिला हुआ है? पैन नंबर, आधार नंबर। वैसे कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या मिल जाता है? CIN दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। एंड विद दिस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मुबारक हो, कंपनी पैदा हुई है, दैट इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्या पैदा हुई है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। नाउ XYZ आर वेरी हैप्पी। वाई? क्योंकि फाइनली कंपनी बन गई। पर इससे फायदा क्या होगा? कंपनी बनाने का फायदा क्या होता है? बस अब यही से समझना पहला फीचर ऑफ अ कंपनी, दैट्स द मेजर एडवांटेज ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कानून कहता है, कौन कहता है? कानून कहता है, लॉ कहता है कि जैसे ही आपने कंपनी बनाई, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे ही आपने कंपनी बनाई, जैसे ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वो कंपनी बनी, कंपनी रजिस्टर हुई, उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिला, वैसे ही जिन्होंने कंपनी बनाई और जो कंपनी बनी, वो दो अलग एंटिटी बन जाती है। एक सेकेंड मैम, मतलब कि ये जो तीन लोग हैं, एक्स वाई और जेड, ये अलग, और XYZ प्राइवेट लिमिटेड अलग। कानून कहता है कि जब तक ये बनी नहीं थी तब तक हम इनको एक ही यूनिट मान रहे थे, तब तक हम मान रहे थे कि XYZ और XYZ का वेंचर एक ही है। पर जैसे ही इन्होंने कंपनी बनाई, जैसे ही ROC के पास एप्लीकेशन फाइल करी और जैसे ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई, वैसे ही कानून कहता है कि ये अलग और ये अलग, यानी कि XYZ अलग एंटिटी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक अलग एंटिटी है। ये प्यारे से एक केस लॉ के साथ अपन लोग समझेंगे, बट बिफोर दैट मैम, बार बार आप ये जो वर्ड यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड यूज कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंपनी बेटा बहुत टाइप की होती है। ठीक है, देयर इज प्राइवेट कंपनी, देयर इज पब्लिक कंपनी, देयर इज वन पर्सन कंपनी, देयर इज स्मॉल कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। सब कुछ एक दिन में हमें आपको नहीं बॉम्बार्ड करना है, आराम आराम से सब सीखेंगे। बट अभी के लिए फॉर योर क्यूरियोसिटी ध्यान रखना, जब आप कोई प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो वहां पर प्राइवेट लिमिटेड नाम आता है। अब आपको क्या करना है, देखो आज जब आप रोड पे निकलोगे ना, तो बोर्ड्स लगे रहते हैं दुकानों के बाहर। ठीक है, देखना, कुछ दुकानों के बाहर बोर्ड के बाहर लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, कुछ के बाहर लिखा रहता है लिमिटेड, है ना। जब आप बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे ना, तो ऑफिस के बाहर कहीं कहीं लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, कहीं कहीं लिखा रहता है लिमिटेड। तो जब भी ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आए, आप ये मान के चलना कि दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। और जब भी सिर्फ लिमिटेड लिखा हो, तो आप मान के चलना कि इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब ये अपन लोग आगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और मैम अगर मुझे आज एक कंपनी बनानी हो, हाउ डू आई डिसाइड कि मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊं या पब्लिक कंपनी बनाऊं? दैट इज समथिंग थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। पहले आज अपन कंपनी बनाने का फायदा क्या है, फीचर्स क्या है कंपनी बनाने का, वो अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन ने समझ लिया XYZ और XYZ पहले एक ही यूनिट थे। जैसे ही उन्होंने कंपनी को रजिस्टर करा, कानून की नजर में ये अलग और ये अलग, मतलब दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, दैट कानून की नजर में कंपनी एज एंटिटी एंड डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स अलग है। मतलब कल को अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो एक्स वाई और जेड के नाम पे होगा या XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे होगा, वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ही हो जाएगा। वाई? क्योंकि वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, XYZ का नहीं। कल को अगर कंपनी के साथ किसी ने गलत करा और केस फाइल करना है, तो X केस फाइल करेगा, Y करेगा या Z करेगा? तीनों ही नहीं, कंपनी अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है। मतलब द केस विल बी XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ABC। ठीक है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी कानून की नजर में एक अलग एंटिटी है, एक प्रॉपर लीगल एंटिटी है जो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लैंड खरीद सकती है, डील कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, मतलब सू कर सकती है, और इट कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम, मतलब उसके नाम पर केस फाइल हो जाएगा। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, विच इज वाई XYZ ने
पार्टनरशिप को कन्वर्ट करके किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में चूज किया, कंपनी। वाई? क्योंकि जैसे ही कंपनी बनी तो XYZ अलग है, कंपनी अलग है। अब जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, XYZ की नहीं। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ कंपनी, राइट? तो देखो एक बार यहाँ पे फटाफट से, व्हेन वी से सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, सू और बी सूड। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी केस फाइल कर सकती है या उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, एंड कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ओनर जिन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी दो अलग एंटिटी मानी जाती है। अब इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसके बारे में अपन लोग पढ़ लेते हैं, और ये केस हम आपको स्पेसिफिकली क्यों पढ़ा रहे हैं, फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, सो दैट आई कैन टेल यू कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में कैसे आता है, एंड देन वील अंडरस्टैंड हाउ डू यू सिंप्लीफाई द सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे आप इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करो। तो मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस का केस हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, ये जो मिस्टर मैकोरा है इनको मान लेते हैं अपन लोग मिस्टर एम। ठीक है, तो मिस्टर एम का खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मतलब कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम लेट्स से फॉर एग्जांपल इज XYZ कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो मैकोरा था, मिस्टर एम था, इसका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था, पर इसने एक कंपनी बनाई और क्या करा, जो पूरा बिजनेस था, बिजनेस क्या था, इनके पास एक पूरा फॉरेस्ट था, एक टिम्बर एस्टेट था। ठीक है, यूज टू ओन पूरा टिम्बर का फॉरेस्ट। ये पूरा फॉरेस्ट उठा के इन्होंने कंपनी के नाम पे कर दिया। ठीक है, देखो पिक्चर बना के देखते हैं अपन क्या है। तो ये मिस्टर एम है, मिस्टर एम के पास ऐसा पूरा टिम्बर एस्टेट था। ठीक है, तो इन्होंने कंपनी बनाई XYZ, और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट किसके नाम पे कर दिया, XYZ, विच मीन्स अर्लियर ओनर वॉज मिस्टर एम, बाद में ओनर इज XYZ। ठीक है, अच्छा XYZ को बनाया किसने, बनाया तो एम ने ही है, मालिक कौन है XYZ का, एम ही है। पर क्योंकि XYZ अलग से कंपनी बन चुकी है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि एम अलग और XYZ अलग। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद मैकोरा को ऐसा लगा कि यार कभी आग लग जाए, कभी कुछ हो जाए तो कितना नुकसान होगा, तो इसलिए इस टिम्बर एस्टेट का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, हर कोई करवाता है भाई। अगर आज मेरा ऑफिस है, मेरी क्लास है, मेरा कुछ भी है, मैं उसका इंश्योरेंस करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी, आग लग जाए तो कल को कौन रिकवर करेगा, कौन पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसने भी दूर का सोच के इस टिम्बर एस्टेट का इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, और एक्चुअली कुछ दिनों बाद आग लग गई और बहुत भारी नुकसान हुआ, पर मैकोरा चिल बैठा हुआ था। क्यों, मैकोरा ने सोचा कि यार मैंने तो इंश्योरेंस कराया है, अब अगर आग लग गई और सब खत्म हो भी गया तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और पैसा रिकवर कर लूंगा। तो मैकोरा गया इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या बोल के, यार मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मेरे आग लग गई, नुकसान हो गया, तो आप मुझे पैसा दो। आपको लग रहा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली पैसा देगी, राइट, पर इंश्योरेंस कंपनी ने मुंह पे पैसा देने से मना कर दिया। अब सवाल ये है क्यों, इंश्योरेंस कंपनी का तो काम है कि भाई आग लग गई, इंश्योरेंस कराया तो आप पैसा दोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से क्यों मना करा, समझना, और बस आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई साहब मिस्टर एम, ये जो टिम्बर एस्टेट है ये किसके नाम पर है, XYZ के नाम पर। किसके नाम पर है, कंपनी के नाम पर। और जो आपने इंश्योरेंस कराया वो किसके नाम पर है, आपके नाम पर। ठीक है, अगर कोई नुकसान हुआ है तो हम कंपनी को देंगे, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो मैकोरा ने बोला अरे भाई, कंपनी और मैं सेम बात, मेरी ही कंपनी है, मैं ही उसका डायरेक्टर, मैं ही उसका शेयर होल्डर हूं, सेम बात। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं, वाई, क्योंकि कानून इनको अलग एंटिटी ट्रीट करता है। लॉ कहता है कि मैकोरा अलग और कंपनी अलग। अब जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है, कंपनी के नाम पर। इंश्योरेंस कौन मांगने आया है, एम मांगने आएगा, क्या इसको मिलेगा, नहीं, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कंपनी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और इस वजह से दैट इंश्योरेंस क्लेम वाज रिजेक्टेड, और कानून ने कहा कि व्हेन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ऑल्दो आप ही मालिक हो पर आप एक अलग एंटिटी हो, कंपनी अलग एंटिटी है, जो कंपनी का है वो कंपनी का है, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं मानी जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब ये केस बेस्ड केस का एग्जाम्पल लेके क्यों हमने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी समझाया, इसलिए कि बेटा आपका
ये जो बिजनेस लॉ का पेपर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, इससे 2 तरीके के सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है, इससे आपके 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। एक क्वेश्चन आपका आएगा केस बेस्ड। केस बेस्ड का मैम मतलब क्या होता है? दे गिव यू अ सिनेरियो और उस सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद आपको आंसर देना है। तो फॉर एग्जांपल वो आपको ऐसा एक सिनेरियो दे देंगे कि एक एम है, उसने कंपनी बनाई XYZ और उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी XYZ के नाम पर। अब आग लग गई है और वो इंश्योरेंस क्लेम मांगने गया है। क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी या नहीं देगी? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप ये बता पाओगे कि क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की है और कानून की नजर में ये 2 अलग एंटिटीज माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया फीचर्स ऑफ कंपनी बताओ, कंपनी की डेफिनेशन बताओ, स्मॉल कंपनी क्या होता है ये बताओ, राइट? तो आप ऐसा मान के चलना दिस क्वेश्चन ये आप याद कर करके फिर भी हो जाएगा, पर ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रट्टाफिकेशन बेटा यहाँ पर काम नहीं करता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कंसेप्ट। तो जैसे अभी मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी समझाया, फिर केस के थ्रू समझाया कि क्या मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ऐसे ही आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट? नाउ वो हाउ डू वी स्टडी एंड सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट? इन द लेक्चर के दौरान हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देंगे एंड देन आई विल गिव यू अ केस बेस्ड क्वेश्चन कि अब जो तुमने ज्ञान सीखा या जो तुमने समझा अब इसमें अप्लाई करो एंड टेल मी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्यों? अपन क्लास में ही अपनी स्किल सेट पे काम करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लेना पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और मेरे साथ ही पढ़ते पढ़ते आपको ये भी समझ में आ जाए कि कानून को अप्लाई कैसे करना है। जो लॉ हम लोगों ने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी अपन क्लास में सीखेंगे। एंड एज आई सेड कि अपन लोग MTP, RTP एंड PYQ, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। MTP, RTP, PYQ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपन क्लास में ही सॉल्व करते चलेंगे। अगर मेरे साथ चल रहे हो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा कर रहे हो, दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू एंड बहुत इजीली कवर होगा। बट 2 पीसेस ऑफ एडवाइस बिफोर वी गो एट, ठीक है? 2 पीसेस ऑफ एडवाइस प्लीज ध्यान रखना। पहला, बिजनेस लॉ एक रिटन पेपर है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठते हैं एंड इसलिए बिजनेस लॉ एज अ पेपर आपको क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप पहले दिन से आपने सिंपल स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसे अभी हमने आपको क्लास में बताया, टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, के क्वेश्चन सॉल्व करा, टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करा। मैंने ऐसे सॉल्व किया, आप लिख कर सॉल्व करोगे, इस बात की गांठ बांध लेना। दैट्स वन। ठीक है, सेकंड, जितना नंबर ऑफ रिविजन आप कर पाओगे उतना वेल प्रिपेयर्ड यू विल बी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब ये सब आपके लिए आसान करने के लिए आई विल गिव यू अ सिंपल वाले नोट्स जिससे आप पढ़ पाओगे। ठीक है, देन अपन क्लास में इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे ताकि आपके लिए रिविजन आसान हो जाए। देन आई गिव यू अ चार्ट बुक, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो एक ही चार्ट बुक से आप फटाफट सारा रिवाइज कर लो। वी विल टेक यूट्यूब पे रिवीजन, साथ में बैठ के अपन लोग रिवाइज करेंगे। देन अपन लोग आंसर राइटिंग सेशन क्लास में भी करेंगे। बैच खत्म होने के बाद आपका पेपर मार्च में है, सितंबर में है, जनवरी में, आपका पेपर मई में है, जब भी आपका पेपर है तब तक हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इफ यू गो एंड वॉच द यूट्यूब चैनल, आप अकाउंट्स की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, आप क्वांट्स की बात कर लीजिए, आप बिजनेस लॉ की बात कर लीजिए। यस अकेडमी में हर टीचर, एवरी टीचर मेक श्योर कि हमारा कमिटमेंट आपसे आपके बैच तक नहीं है, हमारा कमिटमेंट आपसे आपकी एग्जाम तक है। ठीक है, तो बैच के बाद रिविजन के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इनफैक्ट एग्जाम के एक दिन पहले आपका रिविजन की क्या बात का ध्यान रखना है और एग्जाम के बाद तुरंत पेपर सॉल्विंग की बेटा क्या पेपर आया था, नॉट फॉर दोस्त जिन्होंने पेपर जस्ट दिया बट फॉर दोस्त जो आगे के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। इतनी अग्रेसिवली अपन यहाँ पर काम करने वाले हैं। द एंटायर टीम ऑफ यस अकेडमी मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपकी होकर खत्म हो। सेपरेटली फॉर बिजनेस लॉ I will give you one main book, then MRP, that is MTP, RTP, PYQ. This is the ब्रह्मास्त्र। आप इस किताब के बाद इतना आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आंसर राइटिंग की जरूरत ही नहीं है, बस इतनी ही मोर देन इनफ है। ठीक है, चैप्टर वाइज MTP, RTP, PYQ अपन वहां पर सॉर्ट करके आई हैव गिवन टू यू। आपको लिटरली कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना है। इसके बाद
जो अटेम्प्ट्स आपके होते जाएंगे उसके पेपर अपन साथ में बैठ के लाइव सॉल्व करेंगे। देन आपके लिए चार्ट बुक ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ पाओ, एंड गूगल मीट, यूट्यूब सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विथ इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ के जाना, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, 7 चैप्टर में कौन सा चैप्टर बेहतर प्रिपेयर करना है। मैम ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा तो आप क्या बेटर प्रिपेयर करके जा सकते हो, दैट लेवल ऑफ हेल्प आई एम गोइंग टू गिव यू। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज, अगर आपको ये सब्जेक्ट सिंप्लीफाई करना है तो जैसा हम लोग आपसे बोल रहे हैं, द एंटायर टीम ऑफ यस जैसा आपसे बोल रही है आपने सिर्फ उतना फॉलो करना है, एंड फाउंडेशन क्लियर करना विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, राइट। सो गाइस आज का सेशन अपन यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर अगर आप इस बारे में, आप सीए फाउंडेशन के बारे में, बिजनेस लॉस के बारे में, इकोनॉमिक्स, पॉइंट्स, अकाउंट्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो नंबर 1 प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल यस अकेडमी फॉर सीए। वहां पर जाकर आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर एग्जाम, दैट्स वन। सेकेंड, अगर आपको और कोई भी कंसर्न है तो आप यस अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यस अकेडमी को कॉल कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो में जाके अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप यस अकेडमी फॉर सीए को कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज सीएस मुस्कान गुप्ता, एडवोकेट मुस्कान गुप्ता फॉर यू। एंड इसके सिवाय अगर आपको कोई भी सवाल है तो अपन बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।